नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगे सरल भाषा में समझाए गए टॉपिक्स, परीक्षा उपयोगी नोट्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिसे हम पदार्थ या मैटर कहते हैं। और आज हम इसी पदार्थ की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। तो ब्रह्मांड की हर वो चीज जो जगह घेरती है, जिसका अपना एक आयतन है और जिसमें द्रव्यमान या मास होता है, वो पदार्थ है। मतलब हम जो हवा सांस में लेते हैं, पानी पीते हैं, यहाँ तक कि आसमान के तारे भी। बिल्कुल, सब कुछ। और पता है, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो समय के साथ इस सब कुछ को देखने का नजरिया कैसे बदला है, ये समझना बहुत मजेदार है। वो कैसे? जैसे प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने ब्रह्मांड को बहुत ही काव्यात्मक रूप से 5 तत्व में बांटा था: वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। अच्छा, हाँ, वो तो हमने सुना ही है। उनका मानना था कि हर सजीव और निर्जीव चीज इन्हीं 5 तत्वों से बनी है। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इसे देखने का एक नया नजरिया दिया, जहां हम पदार्थ को उसके भौतिक स्वरूप और रासायनिक प्रकृति के आधार पर बांटते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। जब हम पदार्थ के भौतिक स्वरूप की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है दिमाग में कि ये बना कैसे है। बिल्कुल बुनियादी सवाल है ये। जैसे अगर हम एक लकड़ी के गुटके को देखें तो वो एकदम ठोस और एक कंटिन्यूअस चीज लगता है। लेकिन क्या पदार्थ वाकई किसी लकड़ी के गुटके की तरह एक अखंड चीज है? नहीं। मुझे तो ये किसी डिजिटल तस्वीर की तरह लगता है। मतलब दूर से देखो तो तस्वीर एकदम साफ और एक दिखती है, लेकिन पास जाकर जूम इन करो तो पता चलता है कि वो तो पिक्सेल्स से बनी है। अरे वाह, ये पिक्सेल्स वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। पदार्थ कोई अखंड चीज नहीं है, बल्कि ये रेत के ढेर की तरह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अच्छा। हाँ, और इसे एक बहुत ही साधारण से प्रयोग से समझा जा सकता है। जब हम एक ग्लास पानी में नमक या चीनी घोलते हैं तो क्या पानी का स्तर अचानक से ऊपर आता है? नहीं, पानी तो उतना ही रहता है। बिल्कुल, ऐसा इसलिए क्योंकि पानी भी कणों से बना है और उन कणों के बीच में खाली जगह है। जब नमक घुलता है तो नमक के वो कण टूटकर पानी के कणों के बीच की खाली जगह में जाकर छिप जाते हैं। ओहो, मतलब अगर वो दोनों एक अखंड चीज होते तो उनका आयतन तुरंत बढ़ जाना चाहिए था। एकदम सही। और ये कण कितने छोटे होते हैं, ये तो सच में दिमाग हिला देने वाली बात है। एक प्रयोग के बारे में पढ़ा था मैंने, पोटेशियम परमैंगनेट का। हाँ, वो बहुत ही क्लासिक प्रयोग है। मतलब अगर पोटेशियम परमैंगनेट के केवल 2 या 3 छोटे से क्रिस्टल लेकर उन्हें 100 मिलीलीटर पानी में डाल दें तो पूरा पानी गहरा गुलाबी हो जाता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हाँ, अगर उस रंगीन पानी में से थोड़ा सा निकालकर सादे पानी में मिलाते जाएं और उसे बार बार डाइल्यूट करते रहें, तब भी अंत वाले पानी में रंग बना रहता है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि वो जो शुरुआत के 2-3 छोटे से क्रिस्टल थे ना, सिर्फ उन्हीं में लाखों करोड़ों कण छिपे हुए थे। सही कहा, हमारी नंगी आंखों की क्षमता से कई ज्यादा छोटे कण। अब जब ये साफ हो गया है कि ब्रह्मांड की हर चीज कणों से बनी है, तो इन कणों के स्वभाव को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर सब कुछ इन सूक्ष्म कणों से बना है तो क्या ये कण बस शांति से एक जगह बैठे रहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है कि ये कण कभी भी आराम नहीं करते। अच्छा। हाँ, ये हमेशा गति में रहते हैं। इन कणों में अपनी एक ऊर्जा होती है जिसे हम गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ओके। जैसे हमने नमक वाले उदाहरण में देखा था ना कि कणों के बीच खाली जगह होती है। घर में जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो कणों का आपस में मिलना इसी गति का परिणाम है। एक पदार्थ के कण दूसरे के रिक्त स्थानों में खुद ब खुद अपनी गतिज ऊर्जा के कारण चले जाते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। अरे हाँ, तो इसीलिए तापमान का असर इतना स्पष्ट होता है। बिल्कुल। मतलब अगर घर में खाना फ्रिज में रखा है तो उसकी महक के लिए हमें बिल्कुल उसके पास जाना पड़ता है। सही बात है। लेकिन अगर वही खाना गैस पर पक रहा हो तो उसकी महक कई कमरों दूर तक आ जाती है। मतलब तापमान बढ़ने पर ऊष्मा से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। एकदम सही पकड़ा आपने। तापमान और गतिज ऊर्जा का ये सीधा संबंध भौतिकी की नींव है। लेकिन सोचिए, अगर ये कण इतनी तेजी से भाग रहे हैं तो ये सब एक साथ जुड़े कैसे रहते हैं? हाँ, ये तो है। कोई भी चीज हवा में बिखर क्यों नहीं जाती? इसका कारण है इन कणों के बीच काम करने वाला एक आकर्षण बल, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं। अच्छा, तो ये उन्हें बांध कर रखता है। हाँ, ये एक अदृश्य रबर बैंड की तरह है जो एक कण को दूसरे से जोड़ता है।
लेकिन हर पदार्थ में इस बल की ताकत अलग-अलग होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हाथ में एक चौक का टुकड़ा हो तो उसे उंगलियों से ही तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल लेकिन अगर एक लोहे की कील हो तो उसे तोड़ने के लिए हथौड़ा चाहिए होगा। सही कहा। मतलब चौक के कणों के बीच का जो रबर बैंड है वो कमजोर है और लोहे में ये बल बहुत मजबूत है। बिल्कुल। मुझे तो स्विमिंग पूल की भी एक एनालॉजी याद आ रही है। वो क्या? जैसे एक गोताखोर आसानी से पानी को काटते हुए आगे बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी जो कि द्रव है उसके कणों के बीच का बल ठोस से कमजोर होता है। हाँ, हम पानी में आसानी से हाथ चला सकते हैं। लेकिन अगर वही हाथ एक ठोस लकड़ी के गुटके के आर पार निकालना हो तो भाई एक कराटे चैंपियन होना पड़ेगा। सच में, क्योंकि वहां ये बल बहुत शक्तिशाली है। और पता है, यही आकर्षण बल की मजबूती और कणों के बीच का रिक्त स्थान तय करते हैं कि चीजें किस अवस्था में रहेंगी। इसी आधार पर पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। तो इन तीनों की बुनियादी परिभाषा इसी बल और रिक्त स्थान पर टिकी है। बिल्कुल। जैसे ठोस पदार्थों का एक निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। हाँ। इनमें संपीड्यता मतलब बाहर से दबाव डालकर छोटा करने की क्षमता ना के बराबर होती है, क्योंकि कण पहले से ही बहुत पास होते हैं। और द्रव का क्या? द्रव में आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं। ये उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं जिसमें इन्हें डाला जाता है। मतलब ये बह सकते हैं। हाँ, इनमें बहाव होता है क्योंकि आकर्षण बल ठोस से थोड़ा कमजोर होता है। और अंत में गैस, इसका ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन। अच्छा। गैस को जिस भी बर्तन में रखो वो उसे पूरा भर देती है। और गैसों को हम बहुत ज्यादा दबा सकते हैं क्योंकि कणों के बीच बल न्यूनतम होता है और खाली जगह बहुत ज्यादा होती है। एक मिनट। हाँ। यहाँ एक मजेदार अपवाद है। हाँ। कहा जाता है कि ठोस को दबाया नहीं जा सकता। हाँ, बिल्कुल। लेकिन घर में जो स्पंज होता है वो तो ठोस है ना। फिर वो हाथ से इतने आसानी से कैसे दब जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में स्पंज एक ठोस ही है, लेकिन उसकी बनावट में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनमें हवा भरी होती है। ओहो। हाँ, जब हम स्पंज को दबाते हैं तो हम ठोस को नहीं बल्कि उसके अंदर फंसी हवा को बाहर निकाल रहे होते हैं। अरे वाह, ये तो कभी सोचा ही नहीं। और दूसरी तरफ गैसों की संपीड्यता का तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बड़ा उपयोग है। जैसे एलपीजी सिलेंडर। बिल्कुल, जो एलपीजी घरों में आती है या जो सीएनजी गाड़ियों में डलती है वो गैसें ही हैं। उन्हें बहुत ज्यादा दबाव डालकर छोटे सिलेंडर में संपीडित कर लिया जाता है। तो इन सब का क्या मतलब है? क्या एक चीज जो ठोस है वो हमेशा ठोस ही रहेगी? कोई चीज ठोस से द्रव या द्रव से गैस कैसे बन जाती है? हाँ, किसी भी पदार्थ की अवस्था हमेशा के लिए तय नहीं होती। मैं इसे एक महालड़ाई या टग ऑफ वॉर की तरह देखती हूँ। टग ऑफ वॉर मतलब रस्साकशी। हाँ, एक तरफ है बल 1, जिसमें कणों का आपसी आकर्षण बल और बाहर से पड़ने वाला दाब शामिल है। ये कणों को पास लाना चाहता है, ठोस बनाना चाहता है। अच्छा। और दूसरी तरफ है बल 2, जिसमें गतिज ऊर्जा और तापमान है। ये कणों को दूर धकेलकर गैस बनाना चाहता है। मतलब जब आकर्षण बल जीतता है तो चीजें ठोस बन जाती हैं। बिल्कुल। जब दोनों बराबर की टक्कर में हों तो द्रव बन जाती हैं। और जब गतिज ऊर्जा और तापमान हावी हो जाए तो कण रबर बैंड तोड़कर गैस बन जाते हैं। एकदम सही। इसीलिए अवस्था बदलने में तापमान का प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण है। वो कैसे? जब हम किसी ठोस का तापमान बढ़ाते हैं तो उसे ऊष्मा मिल रही होती है, जिससे कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। वो तेजी से कंपन करने लगते हैं। और जब ऊष्मा इतनी ज्यादा हो जाए कि आकर्षण बल टूट जाए तो ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। और इसी को तो हम गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बिल्कुल। जैसे बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ। और इसी तरह जिस तापमान पर द्रव के कण पूरी तरह आजाद होकर गैस बनने लगें उसे क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एकदम सही। पानी के लिए ये 100 डिग्री सेल्सियस है। और पता है, गलनांक सिर्फ एक संख्या नहीं है। तो क्या है? ये हमें बताता है कि कणों के बीच का बल कितना मजबूत है। गलनांक जितना ज्यादा होगा, बल उतना ही ताकतवर होगा। यहां पर आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक रहस्य है जो मुझे हमेशा उलझा देता है। कैसा रहस्य? जब बर्तन में बर्फ रखकर गर्म करते हैं तो बर्फ पिघलती है, बर्नर चालू है, बर्तन को गर्मी मिल रही है। लेकिन अगर उसमें थर्मामीटर लगा दें हाँ,
तो जब तक पूरी बर्फ नहीं पिघलती, तापमान 0 डिग्री पर ही अटका रहता है। वो बढ़ता क्यों नहीं? वो ऊष्मा जा कहाँ रही है? ये विज्ञान के सबसे सुंदर रहस्यों में से एक है। इसे गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट का मतलब ये छिपा हुआ। हाँ, जब बर्फ पानी में बदल रही होती है तो वो जो ऊष्मा हम दे रहे हैं वो तापमान नहीं बढ़ाती, बल्कि वो कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च हो जाती है। अच्छा। क्योंकि ये ऊष्मा कणों की स्थिति बदलने में छिप जाती है, इसलिए थर्मामीटर उसे माप नहीं पाता। इसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बाप रे। और इसका नतीजा ये होता है कि 0 डिग्री पर मौजूद पानी में उसी तापमान वाली बर्फ से कहीं ज्यादा ऊर्जा होती है। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। और यही सिद्धांत पानी को उबालने पर भी लागू होता होगा? बिल्कुल, उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अच्छा। 100 डिग्री पर उबलते पानी के मुकाबले 100 डिग्री की भाप से त्वचा ज्यादा बुरी तरह जलती है। अरे हाँ, ये तो महसूस किया है। क्योंकि भाप के कणों ने पानी से आजाद होने के लिए उस गुप्त ऊष्मा को अपने अंदर छिपा रखा है। हमने ठोस से द्रव और द्रव से गैस का सफर समझा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम द्रव अवस्था को पूरी तरह बाईपास कर दें, मतलब ठोस से सीधे गैस? हाँ, प्रकृति में इसके भी अपवाद हैं। इस सीधे परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन? हाँ, इसमें ठोस पदार्थ गर्म होने पर सीधे गैस बन जाता है, और इसका उल्टा भी होता है। गैस से सीधे ठोस बनने को निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। इसकी कोई उदाहरण है क्या? बहुत सारे, जैसे पूजा में इस्तेमाल होने वाला कपूर। अरे हाँ, वो तो सीधा उड़ जाता है। बिल्कुल। या फिर कपड़ों में रखी जाने वाली नैप्थलीन की गोलियां, कुछ महीनों बाद वो बिना कोई गीलापन छोड़े गायब हो जाती हैं। अमोनियम क्लोराइड भी ऐसा ही है। तो तापमान ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन उस टग ऑफ वॉर के दूसरे हिस्से का क्या? दाब या प्रेशर कैसे अवस्थाओं को बदलता है? दाब का प्रभाव भी बहुत शक्तिशाली है। अगर गैस को एक सिलेंडर में भरकर पिस्टन से भारी दाब लगाया जाए तो कण बहुत करीब आ जाते हैं। अच्छा। और अगर साथ में तापमान भी कम कर दें तो वो गैस द्रव में बदल जाती है। इसे गैसों का द्रवीकरण कहते हैं। अच्छा, और अस्पतालों के ऑक्सीजन सिलेंडर ऐसे ही काम करते हैं? और दाब का एक बहुत ही रोमांचक उदाहरण है शुष्क बर्फ या ड्राई आइस। अरे हाँ, बिल्कुल। ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसे बहुत उच्च दाब पर रखा जाता है, लेकिन जैसे ही इसे सामान्य दाब पर लाते हैं ये पिघलकर पानी नहीं बनती। हाँ, ये सीधे गैस में बदल जाती है। और फिल्मों में जो जमीन पर रेंगने वाला रहस्यमयी धुआं होता है वो इसी का कमाल है। एकदम सही। लेकिन पता है, ये सब चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। वो क्या? हमने उबलने और वाष्प बनने की बात की। पानी 100 डिग्री पर उबलता है। हाँ, लेकिन जब हम गीले कपड़े बाहर सुखाते हैं तो बाहर का तापमान तो 100 डिग्री नहीं होता। सही बात है, वो तो 30-40 डिग्री होता है। तो फिर कपड़ों का पानी उड़ कैसे जाता है? बिना उबले वो गैस कैसे बन गया? ये तो सच में सोचने वाली बात है। सामान्य दिन में पानी हवा में कैसे घुल रहा है? इस रहस्य का जवाब 2 अलग प्रक्रियाओं में छिपा है। क्वथन मतलब बॉइलिंग और वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन। इन दोनों में अंतर है? बहुत बड़ा। क्वथन एक बल्क फिनोमेनन है। जब पानी उबलता है तो नीचे से लेके ऊपर तक के सारे कण एक साथ उबलकर गैस बनते हैं, वो भी सिर्फ एक निश्चित तापमान पर। लेकिन वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। मतलब सिर्फ सतह पर? हाँ, ये किसी भी तापमान पर हो सकता है। सतह के कणों की ऊर्जा थोड़ी ज्यादा होती है तो वो आसपास से गर्मी पाकर आजाद हो जाते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। ओह, तो ये सिर्फ सतह का खेल है। बिल्कुल। इसीलिए जब हम कपड़े सुखाते हैं तो उन्हें इकट्ठा करके नहीं रखते, बल्कि फैला देते हैं, क्योंकि सतह क्षेत्र जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण उतनी तेजी से होगा। एकदम सही। सतह क्षेत्र वो पहला बड़ा कारक है। और दूसरा कारक तो जाहिर है तापमान होगा। गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं। हाँ, और तीसरा कारक है वायु की गति। मतलब जिस दिन तेज हवा चलती है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि तेज हवा अपने साथ जल वाष्प के कणों को उड़ा ले जाती है, जिससे और पानी सोखने की जगह बन जाती है। और चौथा कारक है आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। हाँ, बारिश के मौसम में इसका बहुत असर होता है। मतलब हवा में पहले से ही नमी है तो वो और पानी नहीं लेगी, इसलिए कपड़े देर से सूखेंगे। एकदम सही। अच्छा, वाष्पीकरण से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प चीज है शीतलता या कूलिंग इफेक्ट। मतलब वाष्पीकरण से ठंडक कैसे आती है? जब वाष्पीकरण होता है तो जो कण उड़ते हैं उन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलती है?
आसपास से? ये तो रोजमर्रा की जिंदगी के कई अनुभवों का जवाब है। जैसे कि जैसे हथेली पर नेल पॉलिश रिमूवर जिसमें एसीटोन होता है, वो गिर जाए तो बर्फ जैसी ठंडक लगती है। हाँ, क्योंकि वो उड़ने के लिए हथेली की गर्मी सोख लेता है। और गर्मियों में सूती कपड़े पहनने की सलाह भी इसीलिए दी जाती है। बिल्कुल, सूती कपड़े पसीना सोखते हैं और जब वो वाष्पीकृत होता है तो शरीर से गर्मी खींच लेता है। और मटके का पानी, घड़े के छिद्रों से पानी रिसता है और वाष्पीकृत होकर अंदर का पानी ठंडा कर देता है। देखा, ये विज्ञान हमारे चारों ओर लगातार काम कर रहा है। अच्छा, इस पूरी चर्चा में हमने बार बार केल्विन और सेल्सियस का जिक्र किया। हम तो आम जीवन में हमेशा सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आमतौर पर हम वही करते हैं। तो विज्ञान में इस केल्विन स्केल की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, विज्ञान में सटीकता बहुत जरूरी है। सेल्सियस स्केल में एक बड़ी समस्या है कि तापमान माइनस में भी जा सकता है। हाँ, -10, -20। और विज्ञान के फॉर्मूलों में इन ऋणात्मक संख्याओं से बहुत भ्रम पैदा होता है, लेकिन केल्विन स्केल कभी माइनस में नहीं जाता। अच्छा, इसका सबसे निचला बिंदु परम शून्य या एब्सोल्यूट जीरो है। 0 डिग्री सेल्सियस असल में 273.15 केल्विन होता है। अगर सेल्सियस को केल्विन बनाना हो तो बस 273 जोड़ दो, जैसे 25 डिग्री मतलब 298 केल्विन। ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब समझ आया। इस चर्चा को समेटने से पहले एक ऐसी बात है जो स्कूल की किताबों के ज्ञान को चुनौती देती है। मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। हमेशा यही पढ़ाया गया है कि पदार्थ की सिर्फ 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन विज्ञान तो अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ता रहता है ना। आधुनिक विज्ञान ने साबित कर दिया है कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। 5? ये सच में हैरान करने वाला है। वो 2 नई अवस्थाएं कौन सी हैं? चौथी अवस्था है प्लाज्मा। प्लाज्मा। हाँ, ये गैस से भी एक कदम आगे है। जब गैस को बहुत उच्च तापमान पर गर्म करते हैं तो वो आयोनीकृत हो जाती है। हमारे तारों और सूरज की जो चमक है वो प्लाज्मा ही है। मतलब सूरज कोई आग का गोला नहीं, प्लाज्मा है। बिल्कुल। और जो नियॉन साइन बोर्ड चमकते हैं उनमें भी प्लाज्मा होता है। बाप रे, ये तो सबसे गर्म अवस्था हो गई। तो फिर 5वीं अवस्था क्या है? उसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या BEC। बोस और आइंस्टीन के नाम पर? हाँ, सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन। प्लाज्मा बहुत ज्यादा गर्मी का परिणाम है और BEC अकल्पनीय ठंड का। मतलब जब बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को लगभग परम शून्य यानी -273 डिग्री तक ठंडा किया जाता है तो सारे कण मिलकर एक सुपर एटम बन जाते हैं। ये सच में दिमाग को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। हाँ, तो आज की इस गहरी चर्चा ने ये साफ कर दिया कि हर ठोस, तरल या गैस वाली चीज जिसे हम स्थिर मानते हैं, वो असल में छोटे छोटे कणों का एक जादुई नृत्य है।